अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मखलूत हुकूमत के लिए हर गुजरता दिन नए चैलेंजेस ला रहा है। जहां उनकी हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, जहां अंदरूनी और बैरूनी महाज पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मखलूत हुकूमत चैलेंजेस से नबरदाजमा है, वहीं माशी महाज एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उनके सामने खड़ा हुआ है। ऑल्दो मिफ्ता इस्माइल IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं। मुज़ाकरात का जो 7वां जायज़ा है उसमें कामयाबी नसीब हुई है। $2 बिलियन की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो भी अवेल हो गई है, लेकिन साथ ही साथ कुछ शराइत भी हैं। और वो शराइत एक ऐसे वक्त में है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिदमत को वोट दो के बयानिए पर गामजन है। वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके लिए सब्सिडीज़ हों, ख़ासतौर पर जो निचला तबका है उसको रिलीफ पहुंचे। लेकिन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब IMF की शराइत ये है कि सब्सिडीज़ का खात्मा किया जाए, एमनेस्टी स्कीम्स का खात्मा किया जाए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम यहाँ पर ऑयल प्राइसेस को कैसे रिटेन रख सकेंगे, हम कैसे बिजली के निर्खों में कमी लेकर आ सकेंगे। एक ऐसे वक्त में जब टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कैसे बजट डेफिसिट के ऊपर काबू पा सकेंगे, कैसे ट्रेड डेफिसिट जो वाइडन होता गया है उसको स्क्वीज कर सकेंगे, कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट। और फिर एक और बड़ा चैलेंज तो ये भी है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो बड़ी तेजी से कम हुए हैं, और होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए, एटलीस्ट खरीदारी के लिए इतने पैसे होते कि 3 महीने के लिए आइडियली मौजूद रहते, लेकिन वो 1 महीने पर सुकड़ कर रह गए, $11 बिलियन से भी कम पर आ गए। यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी महाज के ऊपर चैलेंजेस हैं, उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और मखलूत हुकूमत है, ऑब्वियसली इस पर 13 जमातों का अगर इत्तेहाद है तो सबके अपने अपने स्टेक्स भी हैं। बिलावल भुट्टो लंदन पहुंचे, पार्टी कायद जो मुस्लिम लीग नून के कायद है नवाज शरीफ साहब, उनके साथ मुलाकात हुई, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 साइन करने की बात हो रही है। लेकिन ऐसे में कुछ लो और कुछ दो की बातें भी हो रही हैं। तो वो क्या बार्गेन है जो लंदन में हुआ है, वो क्या है जो शहबाज शरीफ हुकूमत के पास है आवाम को देने के लिए, वो काउंटर स्ट्रैटेजीज क्या है। एक तरफ उनको सियासी मैदान के अंदर कप्तान का भी सामना है, जो इंदिया दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मार्च होगा, सड़कों को गर्म किया जाएगा, आवाम को बाहर निकाला जाएगा। क्या ये हुकूमत जो असम्बलियों का टेन्योर है वो पूरा करेगी, वो मुद्दत पूरी हो सकेगी? और ऐसे में डिलीवर करने की जो बात हो रही है, मैनेजमेंट गवर्नेंस की बात हो रही है, जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब बार बार करते हैं, क्या वो डिलीवरेंस हो पाएगी? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, और इन सवालात का जवाब देने के लिए आज प्रोग्राम में हमें जो शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, साबिक वजीर खजाना है, सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डार साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया, आपका पासपोर्ट भी जारी हो चुका है, हु इज कमिंग फर्स्ट? क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहले आ जाएंगे, आप आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का, लेकिन आप मेरा ख्याल है ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये पासपोर्ट कभी एक कैंसिल होने चाहिए था मेरा पासपोर्ट, या मियाँ साहब का पासपोर्ट रिन्यू ना होने देना की बात ठीक थी। ये एक फंडामेंटल राइट है। दुनिया में तो पोस्ट ऑफिस में जाके जो शहरी अपने पासपोर्ट बनवाते हैं, तो हमारा मुल्क है कि यहाँ एक पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट बनाई जाती है, उसमें ये लिखा जाता है कि जी इसहाक डार को पासपोर्ट इश्यू ना करें, दुनिया में कहीं से भी वो अप्लाई करे। तो ये असल में हमारे जो ये काम है ना जी, एज ए नेशन, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह के जो हरकत हैं, ये बड़े बड़े यानी बदकिस्मत हैं, और इसको खत्म होना चाहिए, नॉट फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी। तो थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है जी, मियाँ साहब का भी पासपोर्ट जो है वो इतला थी कि उन्होंने इशू कर दिया इस्लामाबाद से। कल मुझे भी इतला आई थी कि मेरा भी इशू कर दिया। तो चले अपना फंडामेंटल राइट मिल गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ही मिल जाए तो बड़ी बात है जी। जहाँ तक आपका सवाल है कब, वो अभी मेरी तो मई में है अपनी जो नेक्स्ट मेडिकल अपॉइंटमेंट सर्वाइकल की। मियाँ साहब की भी एक्टिव जो है मेडिकल इंटरवेंशन, वो कोविड पीरियड से काफी डिलेड है, तो अभी कुछ वक्त लगेगा जी वापसी के प्रोग्राम बनने का। So what do you think, sir? Who will be coming first? देखिए, as far as your arrival is concerned, तो इस वक्त कैश ट्रैप्ड और खासतौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पर क्राइसिस का शिकार जो इकोनॉमिक फ्रंट है हमारा, उसको संभालने के लिए आपकी हुकूमत, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो तो बड़ी बेताब होगी कि डार साहब जो है आके इसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। मैं यहाँ से भी जो कुछ यहाँ आप यानी सजेस्ट कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन फिर हमें आपने देखा कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन भी हमारे साथ है। हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो है, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन की टेक्निकली हुकूमत है।
तमाम में इसमें काबीना में भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट एफर्ट करेंगे जी, जब होपफुली जब ये मेडिकल मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी अगर मुझे डेट मिल जाए। आपको पता है कि यूरोप में इन मुल्कों में इतनी जल्दी वो आपको यानी नई डेट मिलना इतना आसान नहीं होता, प्री बुकिंग्स होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि जो भी हो सके, लेकिन जब तक नहीं वहाँ है, जो भी मुल्क के इंटरेस्ट में जो भी यानी सिफारिशात हैं, आइडियाज हैं, वो मैं पहले भी पब्लिकली भी शेयर करता रहा हूँ। जब ये मुल्क की तबाही हो रही थी और शुरू हुआ था रुपए की बेकदरी करने से, पाकिस्तान के रुपए को इतना ज्यादा मैसिवली डिवैल्यू किया गया जिससे महंगाई का तूफान आ गया। उसके बाद फिर उस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे ले गए, जो हमने 6.25% पे छोड़ा था। बड़ी दुख भरी दास्तान है जो मैं डॉक्टर साहब उन इकोनॉमिक निटी ग्रिटीज की तरफ आता हूं, लेकिन मैं अगर इसको सब अप करूं तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब और आपकी वापसी प्योरली मेडिकल कंडीशन से मशरूत है। जी, उनकी तो जाहिर है कि उनकी एक्टिव होनी है जी, इंटरवेंशन भी है, बट इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितनी जल्दी आ सके हम इंशाल्लाह आएंगे जी पाकिस्तान। एंड सर व्हाट अबाउट दोस केसेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय मियां साहब? देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम में अब तक वो केसेस जो हैं वो क्वैश हो जाने चाहिए। और व्हाट इज कॉल्ड मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। आपको एक जज जैसे सजा सुनाई, उसने वीडियो पे अपनी डिक्लेरेशन दे दी कि जी मुझसे जबरदस्ती उनको सजा दिलवाई गई, उनको उनकी उस जीबी के जज ने बता दिया कि उनकी मौजूदगी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे वो क्या कह रहे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस की अपनी ऑडियो लीक हो गई। ये सब चीजों का फॉरेंसिक भी हो चुका है कि दे आर जेन्युइन, दे आर ओरिजिनल और उन्हीं की आवाज है। इतना एविडेंस जब आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जुडिशियल सिस्टम स्लो चल रहा है। अब तक ये केसेस जो भी उनको सजाएं हुई थी ये तो सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए थी। आगे आपने क्या कोर्स अडॉप्ट करना है, री लुक करना है, दोबारा देखना है, दोबारा ट्राई करना है, वो अलग बात। तो केसेस तो क्या है कि ये मियां साहब के दोनों केसेस का तो अब खुल चुका है। एक में उनको उन्होंने बेल दे दी हुई है, सजा सस्पेंडेड है। दूसरा जो है वो चूंकि यहाँ है तो मरियम बीबी और सफदर का वो चल रहा है, इनका नहीं हो रहा। 561 की जो है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है, वही आर्गुमेंट मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस्तेमाल होंगे जब वो वापस जाएंगे। तो मैं हमने ये मेड मॉकरी ऑफ। बट डॉक्टर साहब, हैविंग सेड दैट दोस केसेस आर स्टिल देयर इन द कोर्ट्स, आप क्या इसके लिए जो है आप इंतजार करेंगे कि सबसे पहले मामला सेटल हो उसके बाद ही उड़ान भरी जाए? देखिए, नहीं, वो मैं तो उसका जवाब फ्रैंकली क्लियर यस और नो में नहीं दे सकता, लेकिन वकला जो है जी वो कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जब उनको मेडिकल होगा तो उनकी तो कोशिश होगी कि वो जितनी जल्दी पाकिस्तान जा सकते हैं जाएं और वो उसको अपना उसको फाइट करें, क्योंकि बड़ा बैलेंट हर चीज मौजूद है। और आपने माजी में भी देखा, दुनिया में देख लें, जहां ऐसा एविडेंस आ जाए तो उस किस्म की सजाएं फिर कायम नहीं रह सकती, उनको खत्म होना होता है। जहां तक मेरा तल्लक है तो ओवर सिंपलिस्टिक है कि भी आप उस फाइनेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं जिसने कोई 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की और आपने उसको कह दिया कि 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। मेरी फाउंडेशन जो है मेरे खिलाफ जो 11 वॉल्यूम एक सभा जो है ऑपरेटिव, वो ये लिखा है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान टैक्स रिटर्न दी 1981 2001। और उसके बाद जी मेरी जो अल्लाह के रास्ते में है वो शायद मैंने टैक्स बियर की हो, टोटली फॉल्स। और फिर मैंने सब प्रूफ भी दिया, सब कुछ दिया। वो बड़ी इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर, बट हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम श्योर कि जमीर जाग रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है। मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि मोर देन 90% पाकिस्तानियों को पता है कि मेरा असल इशू क्या है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रोसेस स्लो डाउन है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, मॉकरी ऑफ जस्टिस भी, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे रिजर्वेशंस है, आपको लगता है कि अब आप इसको गियर अप करेंगे, स्पीड अप करेंगे और बिलाखिर इसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे? नहीं, एक तो हमने देखा कि एक जनरल जो है वो डायरेक्शन पॉजिटिव नजर आ रही है कुछ अरसे से, और दूसरी लीडरशिप की भी चेंजेस आई हैं मुख्तलिफ जुडिशियल सिस्टम के अंदर। तो मुझे काफी अल्लाह के घर उम्मीद है। और फिर एक चीज होती है जी कि ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी पता है कि असल स्टोरी क्या है, उनको भी पता है कि कैसे हुआ है, क्योंकि खुद अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन पाकिस्तान में तो रहते थे। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, ये निकलेगी जबकि एविडेंस हर चीज मौजूद है। मियां साहब का जैसे मैंने कहा कि उनके अपने क्रेडिबल हर चीज आ चुकी है, मिसकैरेज जैसे साबित हो चुका है।
और मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे पास वो टैक्स रिटर्न की कॉपीज हैं, मेरे पास असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, मेरे पास सारा सबूत मौजूद है। ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। आपने एफपीआर को बुलाना है और उनको पूछना है कि 20 साल की रिटर्न्स हैं कि नहीं है, 93 का उनका नेटवर्क डिक्लेयर्ड एक्सेस और एक्सेप्टेड क्या है, 2009 की क्या है, everything will be clear in 10 So, minutes. Darsa, what are you looking at? This process will be done in how many days or months? This can be done as per one former chief justice. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये तो 10 मिनट का केस है. He was shocked to see one of the former chief justice of Pakistan. मैंने उनको जेटी का भी भेजा, मैंने रेफरेंस की कॉपी भी भेजी और मैंने उनको एक जो तफसील भी भेजी. He was in a state of shock. He called me. He said कि ये तो बहुत जुल्म हो गया. मैं कहा चले, हमारी सोसाइटी में जुल्म होते हैं, या तो लोगों को फांसी में लटकाया जाता है, जेल में भी भेजा जाता है, उनको डंजन में भी रखा जाता है, तो इंशाल्लाह कोई नहीं. किस साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं आप? ना मैम नाम नहीं बता सकता. इट विल बी अनफेयर दैट आई डिस्क्लोज हिज नेम. देयर इज नॉट वन टू, दो ने मुझे यही कहा. और रिसेंटली जो है वो साबिक चीफ जस्टिस हुए हैं सर? नहीं, ये इस तरह नहीं है. रिसेंटली वाले माफी या माजत किया उन्होंने मेरे से टू समबडी. अगेन डोंट आस्क मी द नेम. अच्छा, और ये सारा प्रोसेस यानी इन पर्सन आके उन्होंने आपसे माजरत भी की है, जो कुछ हुआ उस पर वो माफी के तलबगार हैं? थ्रू अ कॉमन फ्रेंड. थ्रू अ कॉमन फ्रेंड. आपसे वो ये कह रहे हैं कि जो केसेस बने थे आपके अगेंस्ट वो सब जो है वो विच हंटिंग थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी. इट इज इनअप्रोप्रिएट. आपने अगर इस पे गुफ्तगू करनी है तो मुनासिब नहीं. आई थिंक लेट्स मूव ऑन. चलिए डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के जो दीगर अकाबरीन हैं, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि सबसे करीब आप हैं मियाँ साहब के, तो मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? ये मेडिकल प्रोसेस तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि उनकी कुछ अंडरलाइन कंडीशंस हैं, उससे उनको गुजरना है, लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश क्या है इस वक्त? As he wants to, वो जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में अपने अवाम में अपने कौम के पास पहुंचना चाहते हैं. ये उनकी ख्वाहिश है. उनकी फैमिली, उनके बच्चे बिल्कुल प्रिवेल करते हैं कि आप मेडिकल को प्लीज इग्नोर ना करें. अगर उनका बात चले तो मेडिकल भी छोड़ के वो पाकिस्तान पहुंच जाए. आई मीन दिस इज ट्रू फीलिंग जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मुझे पता है. उनकी एक बेटी मेरी बेटी बहू है, तो मुझे पता है कि उनके बच्चों का जो है ना, वो ऑब्वियसली कोई भी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को इतने रिस्क पे तो नहीं डाल सकते कि जी अपने मेडिकल छोड़ दें और आप फौरी पे. लेकिन मियाँ साहब की जो जाती ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं पाकिस्तान पहुंचूं, और इंशाल्लाह जल्दी, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी पहुंचेंगे. देखिए, देयर इज नो डाउट कि मियाँ साहब की वतन वापसी से सियासी नक्शा तो एकदम से तब्दील हो जाएगा. मियाँ साहब क्राउड पुलर भी हैं, बड़े बड़े जलसे भी कर सकते हैं, लोग खिंचे चले आते हैं, और फिर आपके खासतौर पर जो लोकल लेवल पर जो तंजीम साजी के मसाइल है, हाउस इन ऑर्डर करने वाले जो मामला है, वो भी उनकी मौजूदगी से काफी हद तक खत्म हो जाएंगे. ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी. अभी दोनों चीजों का हल ये है कि जो तंजीम साजी का काम है, आपको याद होगा कि ये जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पीक पे और इसकी तरफ तमाम एनर्जी फोकस नहीं हुई, उससे पहले काफी महीने हमारी जो तंजीम साजी का जो काम था पूरे पाकिस्तान में, वो हमने यहाँ से हमने जूम मीटिंग से दिए, काफी ज्यादा वो हो चुका है और इंशाअल्लाह बाकी भी मुकम्मल होने के प्रोसेस में है. जहां तक बिल्कुल आपने सही फरमाया कि क्राउड पुलर मियाँ साहब हैं, पहुंचेंगे, नक्शा इंशाल्लाह बदलेगा, लेकिन उसका जो एक काफी हद तक गैप जो है फॉर द टाइम बीइंग, जबकि वो एक मजबूरी, मेडिकल मजबूरी की वजह से अभी नहीं पहुंच पा रहे, तो वो मरियम नवाज साहिबा वो काफी हद तक गैप पूरा कर रही हैं. अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो रिफ्लेक्शन है, जो उनका प्यार है, वो मरियम बीबी के हवाले से है. आपने देखा कि शी इज क्राउड पुलर. वो जहाँ जाती है लोग कई घंटे इंतजार करते हैं, और अल्लाह के फल से लोग उनको सुनते भी हैं, देखते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं. तो इंशाअल्लाह होपफुली जल्दी मामला बेहतरी की तरफ, मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे. क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का आपने तस्करा किया है, तो उन्होंने अपने पासपोर्ट की हवालगी से मुतालिक एक दरखास्त दी हुई थी. 3 बार बेंच बना, फिर वो बेंच की तश्कील जो है वो मुतनाज़ हो गई, 4थी बार बेंच बना, लेकिन उन्होंने दरखास्त ही वापस ले ली है. यानी वो ये चाह रही थी कि वो भी उम्र की सादत हासिल करती, वहाँ पर मुलाकातें हो सकती और शायद वो मियाँ साहब से मुलाकात के लिए पहुँचती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. डॉक्टर साहब, इस पर कोई कॉमेंट करना चाहें आप? मैं समझता हूँ कि अगेन देखिए जी, बड़ी दुख भरी ये सारी चीजें हैं. हम इतने वो यानी पड़ जाते हैं. अब वो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको जो अपोज करना है, ऐसी उम्र के लिए जा रही है, अगर वालिद को मिल लेंगी तो क्या मसला होगा. आई मीन वो जब उनको सजा मिल चुकी थी, जब पता था कि हमने सीधा जेल में जाना, तो जुलाई 2018 में यहाँ से सजाएं सुनने के बाद गए थे. उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऑफर थी, मैं साथ बैठा था जब वो अपनी अहलिया के यानी उस वक्त वो आईसीयू में थी और हम हाले स्ट्रीट में उस हॉस्पिटल में थे, तो उनको कॉल्स आई. वो अभी मुझे ये ना पूछे किन की आई, कि जी आप मत आए,
आप वहीं से बैठ के अपनी रिट करें। उन्होंने कहा जी मुझे वकीलों ने कहा कि जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा, वापस आके जेल नहीं जाऊंगा, तो ये हो नहीं सकती, ये जो फाइल करनी है हमने इसके खिलाफ अपील। तो उन्होंने कहा जी हम करवा देंगे, आप मेडिकल भेज दें। लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस ऑफर को। उन्होंने कहा जी नहीं मैं जाऊंगा, और अपनी वो और उनकी बेटी गई। अब वो अगर उस वक्त जा सकते हैं, तो अभी अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा चली जाती उम्रे के लिए, और फिर अगर वालिद को, हालांकि प्लान में तो नहीं था, अगर वालिद को 2-4 दिन मिल भी ले तो क्या फर्क पड़ना था जी। हम बहुत यानी नैरो माइंडेड किस्म की अप्रोच हमारी हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो जिसको कहते हैं सैडिस्ट। तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तो हालात उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है, 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया है। कि आपको लगता है कि जो उस वक्त डायरेक्शन आ रही थी वो आज भी डायरेक्शन आ रही हो, किसी की डायरेक्शंस के ऊपर मरियम साहिबा को नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, मुझे नहीं पता डायरेक्शंस हैं कि लिए। वो उस वक्त तो ये था ना कि मियां नवाज शरीफ, ये पता था कि वो आएंगे तो एक नई हलचल होगी। तो मियां नवाज शरीफ शायद कुछ लोगों को सूट नहीं करते होंगे कि वो पाकिस्तान में रहे उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। आपने देखा कि फिर अनफॉर्चुनेटली जो उनके हेल्थ के साथ हुआ, जब वो नैब कस्टडी में ले गए उनको जेल से, और फिर जो हुई उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रीवी के जी किस बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्शन हुई, क्यों सुना नहीं गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम को भी हम उसको सियासत का यानी बना देते हैं एक हिस्सा, और ऑब्जेक्शंस कर देते हैं, जजेस को सुनने नहीं देते। भाई अब क्या चाहते हैं कुछ लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो फैसला हो। हम खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का नाम प्रपोज करें अपोजिशन को, उनकी तारीफें करें पब्लिकली, उसको जब लगा दिया जाए, जब आपको नजर आए सामने फांसी का फंदा है, आपने इतने जुर्म किए हुए हैं, आपने फॉरेन फंडिंग ली हुई है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है, उस वक्त आपको वो बंदा जो है वो जहर लगता है। उस वक्त आप लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने आकर धरना दें। किधर आइन कानून है? ये क्या, कौन सा ये कल्चर है? ये कौन सी सियासत है? ये बंद होना चाहिए इसको। नोबडी हैज एनी मोनोपोली के इस तरह के मुल्क को होस्टिज बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज से 6-7 महीने पहले जो पीडीएम है वो भी इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर इस्लामाबाद एहतजाज कर रही थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। अब भाई ये आपका और मीडिया का मैं समझता हूं जिम्मेदारी है। आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप ये दोनों एहतजाज को आप कंपेयर करें। पीडीएम किस चीज के लिए एहतजाज कर रही थी? पीडीएम इसलिए एहतजाज कर रही थी कि 7 साल से ये केस पेंडिंग है। ये 7 हफ्ते का केस था, इसको फैसला होना चाहिए था। इट्स ओपन एंड शट केस, सारा एविडेंस मौजूद है। 2 दर्जन के करीब अकाउंट छुपाए हुए थे, करोड़ों रुपए के जो फॉरेन फंडिंग है इलीगल, वो ली हुई थी। तो पीडीएम सिर्फ ये कह रही थी, ये नहीं कि फैसला क्या करे, वो ये कह रही थी, एहतजाज ये किया था कि खुदा का खौफ करे, 7 साल हो गया, आप इसको फैसला करें। अभी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये बंदा निकालें, ये कह रहे हैं कि जी ये यानी दर्जनों दफा तो ये स्टे के लिए कोर्ट्स में जा चुके हैं, और दर्जनों दफा ये एप्लीकेशन इस रिकॉर्ड को पब्लिक भाई अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, अगर आपके खिलाफ कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, अगर आपके कानून की खिलाफ, फिर आपको डर किस चीज का है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और बातें भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ आफ्टर ब्रेक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी वतन वापसी और कुछ केसेस से मुतालिक बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है, और मखलूत हुकूमत में फैसला साजी का कुली इख्तियार यकीनन आपके पास नहीं है। तो ऐसे में ये सेटअप ज्यादा देर तक चलाना आसान होगा? मैं अर्ज करता हूँ, जो पहली चीज आपने कही, अगर उन्होंने ये जो बात की है, मैंने मीडिया में पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि यही कॉल ऑफ द ड्यूटी है, यही कानून और आइन डिमांड करता है। कोई भी उस ऑफिस में जिम्मेदार बंदा जो हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके साथी, उनको इसी को फॉलो करना चाहिए, ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, ईमानदारी के बेसिस के ऊपर सच फैसला करना चाहिए, उससे किसी से नहीं भराना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात है जो कादिर मुतलक है। नंबर 1, जो आपने दूसरी बात कही, अब हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होकर उसको एनालाइज कर लेते हैं 1 मिनट। इलेक्शन अगर आज आप अनाउंस करते हैं, जो आप कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी, हमारी अपनी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। आपको भी याद है कि मियां साहब के कई बयान हैं पीडीएम की मीटिंग में। लेकिन
जब इन्होंने एक भौड़े तरीके के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया डिप्टी स्पीकर ने, उसके बाद उनको गद्दार डिक्लेयर किया, उस बेसिस पे रिजेक्ट किया, उसके बाद इजलास को रोक किया, आनन फानन 2 घंटे के अंदर असेंबलियों के तोड़ने की सिफारिश चली गई, और उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का शुरू हो गया, खत लिखे गए, मियां शहबाज शरीफ को एज ऑपोजिशन लीडर खत आ गया सदर साहब का, और इसी तरह इमरान खान साहब को जी बताएं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो सारे का सारा एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड इलीगल प्लान था। फिर साथ खत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी चला गया, और उधर सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा था, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। अब हमें उसको देखने को वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें 7 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। वो क्यों? आपके आइन में लिखा है कि आपने हल्का बंदियां करनी है जनरल इलेक्शन से पहले, डिलिमिटेशन, और वो आइन की रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। चूंकि आपने एकदम से ये फैसला किया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ईसीपी का जो पब्लिक हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि जी हमें 4 महीने उस काम को करने के लिए चाहिए, देखिए वे शेड्यूल, और ये करीबन इतना टाइम लग जाता है। नंबर 2 ये कि जब वो काम कर लेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं इलेक्शन करने के, सारी उसके लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए 3 महीने आइन देता है कि 90 डेज के अंदर करवाएंगे। अगर आप बिफोर कंप्लीट टर्म की वो करेंगे तो एकदम से वो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, तो 7 महीने उनका जी मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो मेरा ख्याल है कि हम पहली क्लैरिटी तो ये ले आए कि सबसे पहले इलेक्शन कब हो सकता है, वो है अक्टूबर दिस ईयर 2022। अब उससे आप अगर अक्टूबर में क्लैरिटी है और उससे पहले इलेक्शन हो नहीं सकता, आइन की खिलाफ वर्जी अगर करनी है तो इलेक्शन फिर आप हल्का बंदियां छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं 2018 हल्का बंदी नहीं हुई थी, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, और उसकी अमेंडमेंट इसीलिए हुई थी उस वक्त कि ये जो आने वाला जनरल इलेक्शन है, ये आई थिंक आर्टिकल 51 है, सब आर्टिकल 5 जहां तक मुझे याद है, तो उसमें ये लिखा गया, ये पार्लियामेंट ने पास किया था कि 2018 के इलेक्शन में आप नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन पुरानी हल्का बंदी कर लें, या तो आप आईनी तरमीम कर लें, फिर इलेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है नवंबर में, क्या ये अपॉइंटमेंट वाला मामला तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करा सकते, फिर उनके जो लोग हैं खासतौर पे तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि ये तो असल में मैंडेट ही नहीं है अभी की गवर्नमेंट के पास, ये तो मुंतखब हुकूमत के पास मैंडेट होता है इस तरह की अपॉइंटमेंट करने का, तो कहीं अपॉइंटमेंट का चक्कर तो नहीं है सर? नहीं, मैं 2-3 चीजें आपने इसमें टच की है भाई। एक तो ये है कि ये तो जो मर्जी कहें जी, ये तो इस वक्त अगर आप दिन होगा तो कहेंगे रात है, दे बिलीव इन दिस थिंग, ये झूठ इतना बोलते हैं कि भाई खुदा का खौफ करें। आप गैर आईनी तरीके के साथ एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए आप गवर्नमेंट में आए। सबको पता है कि आरटीएस बंद हुआ, सबको पता है कि पीएमएलएन लीड कर रही थी, सबको पता है कि 130-25 थी, 20-25 हमारी सीटें थी, आपकी 80-85 थी, सबको पता है 35 सीटों के पंक्चर आपने कहे थे वो आपके लिए लगाए गए, हमने कोई नहीं लगाया। वो नासुर मुल्क साहब का कमीशन ने साबित कर दिया कि 2013 के इलेक्शन सही थे। अब उसके बाद आपको लुक एट द चीक, इनका सोच देखें, जो फाशिस्ट सोच है कि एक आईनी तरीके के साथ इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। इन्होंने एक मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया, एक एंटी वेस्ट मगरब के खिलाफ। ये 2 चीजें इन्होंने लेके अपना ये बाजार में निकले हुए। भाई आप कौन होते हैं कि ये कहने वाला कि जी ये हुकूमत नहीं कर सकती? हु द हेल यू आर? आपको किसने ये हक दिया? किस आइन में, कानून में लिखा हुआ है? आप तो 24वां मैंडेट के साथ आए थे, आप तो आईनी तरीके के साथ निकाला गया है। आपके पास 29% वोट, अगर आपको पड़े हैं जो वोट आपको टोटल, तो बाकी जो पार्टीज हैं जो हुकूमत ने जिन्होंने आपको निकाला है उनके पास 71% वोट है। तो आप कोई बेसिस, लेकिन मैं ना मानूं जो हरफे आखिर है फाशिज्म है, फाशिस्ट। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव उन्होंने बना दिया है, वो दुरुस्त है या गलत है? मतलब इस बहस से कतई नजर वो क्राउड को तो पुल कर रहा है, उन्होंने एक कैंपेन तो बनाई है और वो लोगों को निकाल तो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि काउंटर नैरेटिव इसका आपको, यू विल हैव टू कम अप विद सम स्ट्रांग काउंटर नैरेटिव सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स वो है, उसका एक एविडेंस है। भाई ये तो बिलीव इस पे करते हैं, ये फॉलोअर है अपना हिटलर नाजी की पार्टी की, ये उसके गोबल्स के ये पैरोकार हैं। ये कहते झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझने शुरू कर दें। तो ये तो बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो है इस वक्त की हुकूमत, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत है, ये इंशाल्लाह इसका काउंटर नैरेटिव करेंगे भी और इसका मुकाबला करेंगे। ये आप देखेंगे कल इलेक्शन कमीशन पर कितने लोग थे,
लाहौर के जलसे में कितने लोग थे, दे आर थिनिंग आउट। ये इंशाल्लाह बिल्कुल विदर वे हो जाएंगी। तो ये कर ले, थोड़ी सी होती है सिंपैथी वेव होती है कि बंदा निकाला है जो उसने यानी ये नैरेटिव दिया कि जी मुझे जबरदस्ती कॉन्स्पिरेसी कर, ओ भाई क्यों कॉन्स्पिरेसी करेंगे? तो यानी आप ये समझते हैं डॉक्टर साहब की बबल है और बबल की तरह ये कैंपेन, ये तहरीक, ये मूवमेंट बैठ जाएगी? जी बिल्कुल। आप देखिए कल हमारी बेटी ने जलसा किया, लुक एट दी कंपेयर, आप कर ले लाहौर के इनके जलसे को हमारे जलसे को, एक हल्के में सिर्फ गई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर अगर ये जलसों की और लोगों को देख के अगर फिर वोट पड़ने हैं और फिर हुकूमतें बननी है, तो आजाद कश्मीर तो हमारी 80% होने चाहिए थे, हमारे मेंबर मुंतखब होने चाहिए। जो भी रीजन है वो नहीं। आपने देखा सबसे बड़े जलसे गिलगित बल्तिस्तान में भी यही था। तो ये कोई ऐसा यार्ड स्टिक या क्राइटेरिया नहीं है कि जो इंडिकेट करेगा कि जी ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। और इस तरह, क्योंकि एक तो झूठ पे मबनी है, झूठ हमेशा गिरता है जी आखिर में जाके, टाइम जरूर लगता है। जैसे इनकी हुकूमत गिरी है 3.5 साल में, ये अलहदा बात है कि मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मिशन को तबाह कर दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अगर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसको यहीं से जोड़ लें। ठीक है व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं। इसहाक डार साहब, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी हुकूमत को दरपेश है, लेकिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट चैलेंजेस इज इकोनॉमिक चैलेंज। इस इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जहां बहुत सारे मसाइल हैं और आप आइडेंटिफाई भी करते रहे हैं, अब क्योंकि गवर्नेंस डिलीवरेंस का बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कांधों पर नहीं है, आपके कांधों पर है, तो कैसे डिलीवर कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन शिफ्ट ये नहीं होगा जो इन्होंने खराबी की वो शिफ्ट नहीं हमारी तरफ नहीं होगी। हम जिम्मेदार हैं। जिस दिन हमने टेक ओवर किया उसके दिन की क्या स्टेट ऑफ अफेयर है, उस दिन हर चीज की कीमत क्या, हम वहां से हमने मैनेज करना। हमने उस जो हर महीने हर हफ्ते इजाफा ही इजाफा होता जा रहा था, महंगाई का तूफान और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गुर्बत में इजाफा, उसको हमने रोकना है। फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है आपको उसको रोक लेते हैं अपनी इफेक्टिव पॉलिसीज के जरिए, और उसके बाद फिर आप उसको रिलीफ देने की जो हमने शुरू कर दी है। तो ये नहीं हो सकता कि आज हम गवर्नमेंट में आए तो कल चीनी 55 रुपए की हो जाए, जो हमने 5 साल उससे आगे नहीं जाने दी। घी जो है वो वापस 150 रुपए में चला जाए, वो तो ये कर चुके हैं, ये तो तबाही कर चुके हैं, मिडिकेटर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान में जो 10 साल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो 18,000 अरब कर्जे लिए थे, इन्होंने 3.5 साल में 18,000 अरब का कर्जा बढ़ा दिया है। और ये आए थे 10,000 अरब का कर्जा कम करने के लिए पाकिस्तान की आवाम से। बट सर, बड़ा सादा सा सवाल है, डू यू हैव दैट फिस्कल स्पेस? इस वक्त तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वही बहुत ज्यादा है, तो डू यू हैव दैट स्पेस कि जिसपे आप रिलीफ दे सके कॉमनर को? और फिर वी आर इनटू द IMF प्रोग्राम सर, जहां पर सब्सिडीज खत्म करने की बात हो रही है। भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि जो फिस्कल स्पेस है ये इन्होंने इसको तबाह किया, और उसकी वजह क्या है कि इन्होंने आमदनी को बढ़ा नहीं सके। आए थे कि जी हम 1 साल में, ये मुस्लिम लीग नून इसहाक डार तो 5 साल में डबल किया था, हम 1 साल में डबल करेंगे, आपको याद होगा, अवाम से वादा है, पब्लिक। और अभी तक ये 6,000 अरब के करीब पहुंचे हैं, हम 4,000 के करीब ले आए थे। हमारी अगर आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा उस वक्त कलेक्शन थी एज कम्पेयर टू टुडेज परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने जितनी एक्सटर्नल पेमेंट करनी है, आपके सिक्योरिटी के जितने फॉरेन पोर्शन पेमेंट्स होनी है, वो तो सारी डॉलर में होनी है। तो बात यह जी कि ये अपने फिस्कल डिसिप्लिन, ये बजट डेफिसिट को जितना बढ़ेगा उतनी तबाही ज्यादा होगी। ये अपने आमदनी बढ़ा नहीं सके, अखराजात इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी थी, उन्होंने साइकिल पे आना था, वो ये कर नहीं सके। 35% करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, उसका नतीजे में आपका बजट डेफिसिट आसमान पे चला गया, जो कि उधार लेके पूरा होता है। उसी वजह से 18,000 का कर्जा जो है 3.5 साल में सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा कर दिया। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वही है कि ये रिलीफ कैसे देंगे जब IMF के साथ हमने कमिट किया है कि हम उनकी कंडीशंस को मीट करेंगे, और फिर ही वो ये 7th रिव्यू जो है एक्सेप्ट हुआ है। तो बिजली के नर्ख अपनी जगह पर है, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी हुकूमत दे गई थी उसको कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे? इस तरह के बहुत सारे मसाइल है सर। देखिए मसाइल है, मसाइल की वजह से ये निकले हैं ना। अगर मसाइल होते तो ये करना जाना पड़ता। जी आवाम जो है वो एक लार्ज मेजॉरिटी इसके खिलाफ है, और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो हम उस पे ऊपर काम कर रहे हैं, वी डूइंग आवर बेस्ट। और इंशाअल्लाह हमारी जो इस वक्त हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, इंशाअल्लाह ये मिल के इस मुल्क को इन प्रॉब्लम्स को से बाहर निकालेगी। और आप देखेंगे बेहतरी होगी। एक दिन में, ये एक हफ्ते में तो बेहतरी नहीं हो सकती ना। 2013 में जब आए थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर था, हमने उसको करीबन 1.5 साल लगाया, तो
पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया, स्ट्रक्चर रिफॉर्म किए, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक की, फिजिकल पॉलिसी ठीक की। हम 5 साल में इस मुल्क को 2% महंगाई पे ले आए, विच वॉज द म्यूजिक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ले आए, हम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे ले आए इस मुल्क में। तो वो चीजें अगर चलती तो आज हम करीब होते कि हम दुनिया में जो प्रीमियर क्लब है G20 उसमें हम मेंबर बनने वाले होते 2-4 साल में। लेकिन आज आपके सामने हम किधर खड़े हैं, 54th इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ 18th इकोनॉमी। तो ये अब Sir, coming towards the conclusion, sir, we are the cash-strapped economy at the moment, sir. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है बड़ी तेजी से गिरे हैं। 3 महीने के एटलीस्ट हमारे पास पैसे होने चाहिए कि हम खरीदारी कर सकें। हमारे पास 1 महीने के मुश्किल बचे हुए हैं। तो हम किन ममालिक से इस वक्त मदद लेने का सोच रहे हैं? एक तो चाइनीज जो पैकेज है वो री-रूल होने की बातें हो रही थी, फिर क्या सऊदी अरब हमारी मदद करेगा या मजीद हम किन कंट्रीज पर इस वक्त नजरें जमाए हुए हैं कि जो हमारी मदद करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, एक तो ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि जब हमने छोड़ा था तो उस वक्त जो रिजर्व लेवल थे, हालांकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी, डॉन पनामा ड्रामे हो चुके थे, उसके बावजूद हमारे रियल रिजर्व स्टेट बैंक के पास करीबन 11 अरब थे। और बेस्ट रिजर्व जो थे, इनका खुद अपना स्टेट बैंक गवर्नर कह चुका चंद हफ्ते पहले कि वो 2016 में थे हमारे 18 अरब स्टेट बैंक में। इस वक्त रिजर्व की प्रॉब्लम यह है कि कभी पहले नहीं हुआ कि उसमें सऊदी अरब का भी डिपॉजिट हो, उसमें यूएई का भी डिपॉजिट हो, उसमें कतर का भी डिपॉजिट हो, विच इज एन अमानत। और यू कैन सी के वो जब चाहे वो अपने पैसे आपसे मांग सकते हो, मांगे भी आपने देखा पीछे। तो ये अगर निकाल दे तो फिर तो रिजर्व है ही नहीं है हमारे पास, विच इज वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। तो आपने जो फरमाया ना जी कि वो 3 महीने के होने चाहिए, ये आइडियल है कि हमें 3 महीने के होने चाहिए। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। प्लान्स है, बेहतर है कि हम पब्लिक में वो जिक्र ना करें, लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्री से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब राब्ते करेंगे। वो हमारी गुडविल है, उन्होंने हमारे साथ डील किया है, तो उम्मीद है कि इसको। लेकिन ये बहुत बड़ी, इसीलिए मैं लफ्ज क्वागमायर का इस्तेमाल किया था। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को वर्चुअली डबो दिया है और उसके बाद ये गए हैं और जाते जाते ये बॉबी ट्रैप भी लगा देंगे जी, 10 रुपए ये मैं कम कर दूं, 5 रुपए ये कम कर दूं, नोइंगली कि आपने बेड़ा करो तो अपने हाथों से किया। इमेजिन कि अगर आज 180 में 180-185 का डॉलर ना हो और अगर ये आज 130-140 का होता तो आपकी तो ऑटोमेटिकली 30-40% कीमतें कम होती। तो ये क्या ये मुस्लिम लीग नून नहीं है, ऑपोजिशन इनके जमाने में की है, इनको पता ही नहीं है काम, दे आर इनकॉम्पिटेंट। डॉक्टर साहब, लास्ट वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर सर, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिलावल साहब लंदन पहुंचे, मुलाकातें हुई, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 साइन हो गया है या अभी इस पर बातचीत हो रही है? नहीं, वो तो इतनी जल्दी तो भाई साइन नहीं होता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहला तो टुक 4 years फॉर अस टू उसको तैयार करने में। तो इसमें अभी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 1 है, उसके जो चंद चीजें जो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो सकी, उस पर बात हुई है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और बिलावल साहब 2 दिन के बाद चले गए थे, उनके 3 मिनिस्टर थे, उनके मेरी फिर एक पूरा दिन सैटरडे को मीटिंग, पिछले सैटरडे को हुई। तो फिर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की बात कर रहे हैं और फिर हम दूसरे भी जो पॉलिटिकल पार्टी को भी ऑन बोर्ड करेंगे। पहले हम दोनों उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसमें हमें काम यानी करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो चीजें इस वक्त हमारी नजर में है, हमने उसको थोड़ा सा यानी किया है, पेंसिल इन किया है, उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। तो ये एक साइड वर्क है जो मुल्क के लिए जरूरी है और आने वाले काफी सालों के लिए वो काम देगा हमें इंशाल्लाह इन द सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।